Hello students, I am Dr. Shobha Jauhari, Associate Professor in Botany, LBS Government College, कोटपुतली। BSc पार्ट सेकेंड के बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मैं कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये टॉपिक MSc बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। MSc फाइनल के बच्चे भी सेम टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक है आज का प्लांट टिश्यू कल्चर, कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। तो देखिए कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर होता क्या है। जब एक्सप्लांट्स को एक सूटेबल ग्रोइंग कॉम्बिनेशन में ग्रो किया जाता है तो इसकी सेल्स सेल डिवीज़न करना शुरू कर देती हैं, और जबकि एक मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं जैसे कि पैरेन्काइमा या कॉलेनकाइमा, ये सेल्स भी टिश्यू कल्चर के समय इनमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं और ये सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह काम करने लगती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डी डिफरेंशिएशन involves, among other things, renewed and enhanced RNA and protein synthesis, leading to the formation of new cellular components needed for meristematic activity. डी डिफरेंशिएशन में और चेंजेस के अलावा एक रिन्यूड एंड एनहांस्ड RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, जिससे कि नई सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनने लग जाते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं, और इसी के कारण ही आगे की सेल डिविजन्स भी बनती हैं। इनिशियली सेल डिविजन्स आर कन्फाइंड टू द कट एंड्स, बट सब्सिक्वेंटली इट कवर्स द एंटायर एक्सप्लांट। शुरू में सेल डिवीजन सिर्फ एक्सप्लांट जो हम प्लेस करते हैं मीडियम पर, उसके कट एंड्स पर ही चालू होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट मीडियम के या नरिशमेंट के कांटेक्ट में होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सभी या पूरे एक्सप्लांट में ये फिनोमिनन एक्सटेंड कर जाता है। रिजल्टिंग सेल मास इज ऑर्डिनरीली अनऑर्गेनाइज्ड, बट इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल टाइप्स इंक्लूडिंग फाइबर्स एंड वेस्कुलर एलिमेंट्स। जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हम जो कहते हैं, जिसे कि हम कैलस कहते हैं, एक्चुअली ये ऑर्गन फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट सेल टाइप्स इसमें फॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि फाइबर्स इसमें बन सकते हैं और वेस्कुलर एलिमेंट्स बन सकते हैं। कैलस कल्चर, टिश्यू एंड सेल्स कल्चर्ड ऑन एगार जेल्ड मीडियम फॉर्म एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। तो देखिए ये कल्चर में हमने आपको अभी बताया था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है उसे कैलस कहते हैं। इस कैलस कल्चर को एवरी 3 to 5 वीक्स के अंदर सब कल्चर करना होता है, अर्थात इस न्यूट्रिएंट मीडियम से उठा करके दूसरे फ्लास्क में सेम मीडियम पे या किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट मीडियम पे रखना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले फ्लास्क में न्यूट्रिशन का डिप्लीशन हो जाता है और मीडियम ड्राई होना चालू हो जाता है। इसलिए कैलसेस को बार बार सब कल्चर करना पड़ता है। सब कल्चर में देखिए क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर में क्या है, इसमें मेनली हम एगार या सॉलिडिफाइंग मीडियम यूज़ नहीं करते हैं। टिश्यूज एंड सेल्स कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम प्रोड्यूस ए सस्पेंशन ऑफ सिंगल सेल्स एंड सेल्स क्लम्प्स of few to many cells. These are called as suspension cultures. जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में एगार नहीं डालते हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड रहता है, और इस लिक्विड मीडियम में सिंगल सेल्स या कई सारे सेल्स जो कि एक क्लम्प बना लेती हैं का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस मीडियम में होने वाले सेल के मल्टीप्लिकेशन को हम सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। ये लिक्विड मीडियम को हम बार कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं, अर्थात हल्के से हिलाते रहते हैं, और इस हिलाने के लिए एक जायरेटरी शेकर्स आते हैं जो कि 100 से 250 RPM पर इस मीडियम को शेक करते हैं। ये शेक मीडियम को करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि
मीडियम में प्रॉपर एरेशन हो सके जिससे कि सेल्स रेस्पायर भी कर सकें, एंड जो सेल्स का जो क्लम्प बनता है वो डिसोशिएट भी हो सके और स्मॉलर पीसेस में ये बंट सके। सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर जो कि सॉलिड मीडियम पे ग्रो करता है उससे कहीं अधिक फास्टर रेट पे ग्रो करते हैं और इनको बहुत जल्दी जल्दी सब कल्चर करना होता है, लगभग ऑलमोस्ट एवरी वीक, जिससे कि बहुत ही एक्यूरेट हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को एसेस कर सकें। और सस्पेंशन कल्चर्स स्केलिंग अप प्रोसेसेस के लिए भी बहुत ही सूटेबल होते हैं। और इसके अलावा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी ये बहुत ही सूटेबल प्रोसीजर होता है। सस्पेंशन कल्चर्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड एज फॉलोज, जैसे कि बैच कल्चर्स, कंटिन्यूस कल्चर्स एंड इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर्स। बैच कल्चर देखिए, इन ए बैच कल्चर सेम मीडियम एंड ऑल द सेल्स प्रोड्यूस्ड आर रिटेन्ड इन कल्चर वेसल। जितनी भी सेल्स बनती हैं उसी कल्चर वेसल में ही रखा जाता है उन सेल्स को। जो भी वेसल है, कल्चर फ्लास्क हो सकता है, फर्मेंटर्स हो सकते हैं। और द सेल नंबर और बायोमास ऑफ ए बैच कल्चर एग्जिबिट्स अ टिपिकल सिग्मोइडल कर्व हैविंग अ लैग फेज ड्यूरिंग विच द सेल नंबर और बायोमास रिमेन्स अनचेंज्ड, followed by a logarithmic phase where there is a rapid increase in cell number, and finally ending in a stationary phase during which cell number does not change। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये जो बताया गया है ये है एक ग्राफ, और इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए लैग फेज है, यहाँ पे देखिए ये लैग फेज है ना, जिसमें कि ग्रोथ रेट स्लो रहती है। देन ये लॉग फेज है, लॉग फेज में एकदम स्टेडी ग्रोथ होती है, एंड देन अगेन कम्स द स्टेशनरी फेज। लैग फेज ड्यूरेशन डिपेंड्स मेनली ऑन द इनोकुलम साइज। ये जो लैग फेज है ये इनोकुलम साइज पर डिपेंड करता है, एंड ग्रोथ फेज ऑफ द कल्चर फ्रॉम विच द मीडियम इनोकुलम इज टेकन। मतलब कि एक्सप्लांट प्लांट के जिस भाग से लिया जाता है उसकी फेज़ पर भी ये लैग फेज डिपेंड करता है। लॉग फेज लास्ट अबाउट 3 to 4 सेल जनरेशन्स। लॉग फेज जो होता है ये सबसे ज़्यादा लंबा चलता है और ये 3 to 4 सेल जनरेशन तक चलता है। एक सेल जनरेशन वो टाइम होता है जिसमें कि इनकी संख्या डबल हो जाती है, and the duration of a cell generation may vary from 22 to 48 hours depending mainly on the plant species। हर एक स्पीशीज़ का ग्रोइंग रेट अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये लॉग फेज भी डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। Stationary phase is forced on the culture by a depletion of the nutrients and possibly due to an accumulation of cellular waste। ये जो स्टेशनरी फेज़ आ जाता है ये इसलिए भी आ जाता है क्योंकि अब लेटर स्टेज में न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन होने लगता है, और एक स्टेशनरी फेज़ इसलिए आ जाता है, और सेल्यूलर वेस्ट भी इकट्ठे होने लगते हैं मीडियम में। इफ़ द कल्चर इज़ केप्ट इन स्टेशनरी फेज फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड द सेल्स में डाई। तो इसलिए हमें सब कल्चर करना ज़रूरी होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम में से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बैच कल्चर्स आर मेंटेन्ड बाय सब कल्चरिंग। दे आर यूज फॉर इनिशिएशन ऑफ सेल सस्पेंशंस विच मे बी यूज फॉर क्लोनिंग सेल सेलेक्शंस और एज सीड कल्चर्स फॉर स्केलिंग अप और फॉर कंटिन्यूस कल्चर्स। बैच कल्चर्स को सब कल्चरिंग द्वारा मेंटेन किया जाता है। दे आर हाउएवर अनसुटेबल फॉर स्टडीज़ ऑन सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बिकॉज there is a constant change in cell density and nutritional status of the medium। इन वाली सेल्स का या बैच कल्चर्स का स्टडी हम ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म स्टडी के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें कंटिन्यूस चेंज आता रहता है, इनकी सेल डेंसिटी में एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस में कंटिन्यूस चेंज आता है, इसलिए इनको हम डिटेल्ड स्टडी के लिए काम में नहीं लेते हैं। बट बैच कल्चर्स आर मोर
convenient than continuous cultures and as a result are routinely used. लेकिन बैच कल्चर्स को हम काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस कल्चर से अधिक कन्वीनियंट होते हैं. कंटिन्यूस कल्चर्स in a constant continuous culture. In a continuous culture, the cell population is maintained in a steady state by regularly replacing a portion of the used or spent medium by fresh medium. कंटिन्यूस कल्चर्स को मेंटेन किया जाता है बार बार एक मीडियम को रिप्लेस कर करके. सच कल्चर सिस्टम आर ऑफ आइदर क्लोज और ओपन टाइप. In a closed continuous culture, cells are separated from the used medium, taken out from the replacement and added back to the new culture so that the cell biomass keeps on increasing. तो in a closed continuous culture में used medium में से कैलस को या सेल्स को हटा लिया जाता है और फिर वापस से सेम न्यूट्रिएंट मीडियम पे नए फ्लास्क में उसको कल्चर कर दिया जाता है. In contrast, both cells and used medium are taken out from open continuous cultures and replaced by equal volume of fresh medium. तो इस तरह से फ्रेश मीडियम ऐड करके कंटिन्यूस कल्चर्स को मेंटेन किया जाता है. The replacement volume is so adjusted that cultures remains at submaximal growth indefinitely. रिप्लेसमेंट वॉल्यूम को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है जिससे कि कल्चर्स अपनी मैक्सिमम से सब मैक्सिमल ग्रोथ पर इनडेफिनेटली ग्रो कर सकें. द ओपन कल्चर्स आर ऑफ आइदर टर्बिडो स्टेट और कीमोस्टेट टाइप्स. इन अ टर्बिडो स्टेट सेल्स आर अलाउड टू ग्रो अप टू अ प्री सेलेक्टेड टर्बिडिटी व्हेन अ प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ द कल्चर इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश नॉर्मल मीडियम. तो ये जो प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम जो होता है वो हमें पता होना चाहिए और इस वाले कल्चर को टर्बिडो स्टेट कल्चर कहते हैं. बट इन कीमोस्टेट कल्चर अ चूजन न्यूट्रिएंट इज केप्ट इन ए कंसंट्रेशन सो दैट इट इज़ डिप्लीटेड very rapidly to become growth limiting, while other nutrients are still in concentrations higher than the required. कीमोस्टेट टाइप ऑफ कल्चर में एक कोई न्यूट्रिएंट मीडियम को हम बहुत ही लिमिटेड अकाउंट में मीडियम में रखते हैं, जबकि दूसरे सारे न्यूट्रिएंट मीडियम्स को रिक्वायर्ड अमाउंट से हायर कंसंट्रेशंस में रखते हैं, जिससे कि ये एक जो न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसको हमने लिमिटेड अमाउंट में रखा है ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सके. इन सच ए सिचुएशन एनी एडिशन ऑफ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन सेल ग्रोथ. ऐसी स्थिति में ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की सेल ग्रोथ पर असर पता लगता है. कीमोस्टेट्स आर आइडियल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स ऑन सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. तो कीमोस्टेट्स टाइप के जो कल्चर्स होते हैं इससे हमें इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म पर क्या इफ़ेक्ट है वो पता लगता है. इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर्स. प्लांट सेल्स एंड सेल ग्रुप्स. immobilized cell cultures. Plant cells and cell groups may be encapsulated in a suitable material, example agarose or calcium alginate gels, or entrapped in membranes or stainless steel screens. प्लांट सेल्स या सेल्स के ग्रुप्स को एक सूटेबल मटेरियल में इनक्लोज भी किया जा सकता है, जैसे कि एगरोज जेल में या कैल्शियम एल्जिनेट जेल्स में या स्टेनलेस स्टील स्क्रीन्स में एंट्रैप करके भी रखा जा सकता है. द जेल बीड्स कंटेनिंग सेल्स में बी पैक्ड इन अ सूटेबल कॉलम और ऑल्टरनेटिवली सेल्स में बी पैक्ड इन ए कॉलम ऑफ ए मेम्ब्रेन और वायर क्लॉथ. इस तरह की जेल बीड्स को एक सूटेबल कॉलम में पैक किया जा सकता है या ऐसे कॉलम में पैक किया जा सकता है जिसमें कि ए वायर क्लॉथ हो या मेम्ब्रेन हो. लिक्विड मीडियम इज़ कंटिन्यूसली रन थ्रू द कॉलम टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एरेशन टू सेल्स. ऐसे कॉलम में लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम को कंटिन्यूसली रन या फ्लो किया जाता है स्लोली, जिससे कि
ग्रोइंग सेल्स को न्यूट्रिशन भी मिल सके एंड एरेशन भी मिल सके। इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल्स चेंजेस देयर cellular physiology in comparison to suspension cultures. This offers several advantages for their use in biochemical production, but they are usually not used for other studies. इस तरह से इमोबिलाइजेशन ऑफ सेल्स का फिनोमिनन परफॉर्म करके सेलुलर फिजियोलॉजी की स्टडी की जा सकती है और सस्पेंशन कल्चर्स के कंपैरिजन में इमोबिलाइज सेल की फिजियोलॉजी को स्टडी करना एडवांटेजियस है और इनका बायोकेमिकल प्रोडक्शन भी पता लग सकता है, लेकिन अदर टाइप की स्टडीज़ के लिए इस प्रकार का प्रोसीजर सूटेबल नहीं माना जाता है। अब देखते हैं सब कल्चर क्या है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स नेसेसरी टू ट्रांसफ़र ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ टू फ्रेश मीडिया चीफली ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड मीडियम ड्राइंग। कुछ समय बाद कल्चर्स को हमें दूसरे फ्लास्क में, जिसमें कि कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसमें ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि पहले वाले फ्लास्क में न्यूट्रिशन का डिप्लीशन होने लगता है एंड मीडियम ड्राई होने लगता है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ टिश्यू एंड सेल कल्चर्स वेयर अ पोर्शन ऑफ टिश्यू इज़ यूज्ड टू इनोकुलेट न्यू कल्चर ट्यूब्स और फ्लास्क। दिस इज़ नोन एज सब कल्चरिंग। जब पहले से अगर कोई फ्लास्क में, सपोज़ ये एक कल्चर है, ये इसमें कैलस ग्रो कर रहा है, इसका थोड़ा सा पार्ट लेके हम किसी दूसरे फ्लास्क में अगर डाल दें तो ये प्रोसेस कहलाता है सब कल्चर। इन जनरल कैलस कल्चर आर सब कल्चर्ड एवरी 4 to 6 weeks, while suspension cultures need to be सब कल्चर्ड एवरी 3 to 14 days। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि सब कल्चरिंग नॉर्मली तो 4 to 6 वीक में एक बार करते हैं, लेकिन सस्पेंशन कल्चर्स को जल्दी करने की आवश्यकता होती है। प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर्स में बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली बाय सीरियल सब कल्चरिंग। इस तरह से लंबे समय तक सब कल्चर करके हम प्लांट्स को मेंटेन कर सकते हैं या कल्चर्स को मेंटेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ suspension cultures, subculturing should be done about or somewhat prior to the time of their maximum growth. The inoculum volume should be 20 to 25% of the fresh medium volume. In any case, the initial cell density of the fresh culture just after inoculation should be around 5 into 10 raised to 4 cells milliliter per liter or higher, otherwise the cells may fail to divide. ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में हमें इनोकुलम लेना है और फ्रेश मीडियम में कितना न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ये प्रोपोर्शन डिसप्रोपोर्शनेट होने से सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करती हैं या उनकी ग्रोथ में एडवर्स इफ़ेक्ट आता है। तो इस तरह से देखिए ये सब कल्चरिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए कई सारे डायग्राम से मैंने आपको ये दिखाया है कि ये देखिए यहाँ पे ये कैलस ग्रो हो रहा है, ये जो है ये सस्पेंशन कल्चर है, ये पूरा ग्रो हो गया है एक प्लांटलेट, और यहाँ पर भी लगभग ये कई सारे एक ही फ्लास्क में, एक ही कल्चर में, कल्चरल फ्लास्क में ये कई सारे प्लांटलेट्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर्स के बारे में। थैंक यू।